मेवाड़ के चित्तौड़ मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के घर महाराणा प्रताप का 1540 में जन्म हुआ। उनकी माताजी का नाम जयंता बाई थी और उनके जो दादाजी थे उनके दादाजी का नाम था राणा संग्राम सिंह। यदि राणा सांगा जिनको बोलते हैं, यदि महाराणा उदय सिंह की बात करें तो वो भी वीर थे, लेकिन राणा सांगा की बात कुछ और थी। यदि महाराणा सांगा के बाद सीधे महाराणा प्रताप होते तो भारत का इतिहास कुछ और होता। महाराणा उदय सिंह से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप के बारे में आप जानते हैं, वीरों के वीर, वीर शिरोमणि, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने घास की रोटी, जंगलों की खाक छानना मंजूर किया, जिन्होंने अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया। अकबर जो अपने आप को शक्तिशाली मानता था, उसको मुंह की खानी पड़ी। वो महाराणा प्रताप, जिसका सम्मान, जिसका स्वाभिमान, जिसने सीना तान कर कहा कि भारत कभी भी गुलाम नहीं हो सकता, विदेशी आक्रांताओं का सदैव जिसने मुंह तोड़ उत्तर दिया, वो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में भीलों के साथ महान शक्तिशाली अकबर से लड़े। महाराणा प्रताप के पास जो सेना थी, सेना के बारे में अलग अलग आंकड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के पास 5000 की सेना थी और अकबर का जो सेनापति था मान सिंह, वो भी एक राजपूत राजा था, उसके पास 72,000 की या 1.25 लाख की सेना थी। फिर भी सभी एक मत ये मानते हैं कि सेना का जो अनुपात था वो 1 अनुपात में कम से कम 10 से 12 था। माना महाराणा प्रताप का यदि 1 सैनिक था तो अकबर के 12 सैनिक थे। उस हल्दी घाटी का युद्ध जिन्होंने बहुत वीरता के साथ लड़ा। महाराणा प्रताप के जीवन की बात करें तो बचपन में उनकी सौतेली माँ ने उनके पिताजी के मन में उनके प्रति कुछ गलतफहमी कर दी, तो उनके पिताजी महाराणा उदय सिंह ने उनका दुर्ग में आना, महल में आने के ऊपर उन्होंने कुछ पाबंदी लगा दी और उनको नीचे कहा कि आप दुर्ग से बाहर तलहटी में गांव में रहेंगे, गांव के ग्रामीणों के बीच में रहेंगे। उनको सैनिक और उनकी सारी व्यवस्था का प्रबंध करवा दिया। तो महाराणा प्रताप गांव में रहते थे। गांव में रहते रहते उन्होंने एक लाभ उसका उठाया कि वो भीलों के साथ उठते थे, भीलों के साथ बैठते थे, अलग अलग जातियों के साथ उन्होंने संपर्क किया, संवाद किया। महाराणा जो जाति है, उस जो राजपूत जाति है, उनका नीचे संपर्क बहुत अधिक नहीं हो पाता था। आज तक जितने भी राजा हुए हैं उनके दूसरे आदिवासियों से, वनवासियों से, भीलों से उतने अच्छे संपर्क नहीं रहे जितने महाराणा प्रताप रहे। महाराणा प्रताप एक योग्य शासक थे। एक लीडरशिप के जितने गुण होते हैं वो सारे गुण उनके अंदर थे। महाराणा प्रताप जब गांव में रहे तो वो भीलों के साथ उठते थे, राजपूत राजाओं के साथ उठते थे, दूसरे जो युवा हैं उनके साथ उठते थे, उनके साथ खाना खाते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके साथ जंगलों में घूमते रहते थे। तो उनको एक एक रास्ता पता था। और आगे जो अकबर से उनकी पराजय नहीं हुई, उसका एक बड़ा कारण यह है कि वो लगातार उस क्षेत्र से, उस भौगोलिक क्षेत्र से परिचित थे। कहाँ किस गुफा से निकलना है, कहाँ से निकलना है, वो उनको बहुत अच्छे से पता था। तो ऐसे महाराणा प्रताप को बचपन में राजमहल के बाहर रहना पड़ा। राजमहल के बाहर रहते रहते भी वो कभी विचलित नहीं हुए। महाराणा उदय सिंह की 2 पत्नियां थी। उनकी जो दूसरी पत्नी है वो कुंवर जगमाल जी को, जो उनका छोटा राजकुमार था, उसको राजा बनाना चाहता था। जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई तो महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया गया। तो राजपूत राजाओं ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने देख लिया था कि जगमाल के अंदर नेतृत्व के गुण नहीं है, वो मेवाड़ को, चित्तौड़ को स्वतंत्र नहीं रख सकता। उदयपुर को, जो महाराणा उदय सिंह ने नया एक राजधानी बनाई थी, उसको स्वतंत्र नहीं रख सकता, उसके अंदर वो गुण नहीं है। तो उन्होंने उसका विरोध किया और महाराणा प्रताप को राज सिंहासन के ऊपर बिठा दिया, उनका राज तिलक कर दिया। यही कुंवर जगमाल, जब उसको राज्य नहीं मिला तो यह जाकर अकबर के दरबार में चला गया। अकबर ने उसको शरण दी और शरण देकर ये सोचा कि ये मेरे पास रहेगा तो मैं मेवाड़ में, चित्तौड़ में विद्रोह करवा दूंगा, और जब मैं मेवाड़ में, चित्तौड़ में विद्रोह करवा दूंगा तो महाराणा प्रताप को हरा पाऊंगा। ये सोचकर उसने वहां पर रखा और उसको भीलवाड़ा में एक छोटी सी जागीर है, वहां पर एक छोटी सी जागीर दे दी और उसको अपने दरबार में रख लिया। लेकिन कुंवर जगमाल का चित्तौड़ के, मेवाड़ के, उदयपुर के लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अकबर महाराणा प्रताप को किसी भी तरीके से झुकाना चाहता था। महाराणा प्रताप ऐसे सूर्य थे, ऐसे शूरवीर थे, जिनका संकल्प था कि मुझे किसी भी हालत में अकबर के आगे सिर नहीं झुकाना है। और अकबर का यह संकल्प था कि मैं महाराणा प्रताप को किसी भी तरीके से झुकाऊं, उसको अपने दरबार में लेकर आऊं। तो अकबर ने इसके लिए 4 राजदूत नियुक्त किए। 1972 में जलाल खां को भेजा कि महाराणा प्रताप को मना कर लाओ। जलाल खां आया, उसने महाराणा प्रताप से बात की। महाराणा प्रताप क्योंकि एक हिंदू सूरवीर थे, उन्होंने दूतों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया।
उनका अच्छा से आदर सत्कार करके उन्होंने कहा कि अकबर एक विदेशी आक्रांता है और मैं उसके सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। उसके बाद उन्होंने फिर मानसिंह को भेजा। मानसिंह को भेजने के लिए उन्होंने उदयपुर की जो झील है उसके ऊपर खाने पीने का प्रबंध करवाया, उसके ऊपर भोजन रखा तो महाराणा प्रताप का सिर कुछ दर्द कर रहा था, तो उन्होंने अपने जो बेटा है, उनका बेटे का नाम था अमर सिंह को भेज दिया। अमर सिंह गया। जब राजा मानसिंह ने देखा, ये मानसिंह वही जयपुर वाले राजा मानसिंह जिन्होंने अपनी बेटी जोधाबाई, जो बहन या बेटी जिसको भी जो अलग अलग भ्रम उसमें फैलाए हुए हैं, जो अकबर के साथ शादी कर दी थी। और एक तरीके से हम कहें तो जिन राजपूत राजाओं ने अकबर के हरम में, अकबर के वासनालय में अपनी बेटियों को भेजा, क्यों? ताकि उनका राजपाट रहे, उनको सोने चांदी के बर्तनों में खाना मिले, वो महलों में रह पाए, वो गद्दों में सो पाए, इसके लिए जिन्होंने भेजा। ऐसा ही राजा मानसिंह को फिर उन्होंने भेजा कि ये राजपूत राजा है। उसके पीछे अकबर की दो दृष्टियां थी कि ये राजपूत राजा है, अगर यह सफल होता है तो मेरी जीत हो जाएगी, और यदि असफल होता है तो राजपूतों के अंदर फूट पड़ेगी कि देखो मानसिंह का महाराणा प्रताप ने अपमान कर दिया। तो जब मानसिंह मिलने के लिए आया तो महाराणा प्रताप ने अपने बेटे को मिलने खाने के ऊपर भेज दिया। तो अकबर राजा मानसिंह उससे नाराज हो गया और उसने कहा कि मैं मिलने के लिए आया हूं तो महाराणा प्रताप को खुद आना चाहिए। अब तो जब उनके बेटे ने बताया कि महाराणा प्रताप को तो सिर में दर्द है, तो उसने कहा कि अब तो इस बार उसके सिर दर्द की दवाई लेते हुए आएंगे। तो राजा अमर सिंह को भी, जो महाराणा प्रताप का बेटा था, उसको भी क्रोध आ गया और उसने कहा कि दवाई तो लेकर आइए। दवाई से उसका मतलब था कि मैं सेना लेकर आऊंगा और आक्रमण करूंगा। तो अमर सिंह ने कहा कि दवाई लेते लेते अपने साथ मालिश वाला भी लेते हुए आइएगा। मालिश वाला उसने कहा कि अकबर को लेते हुए आइए। तो ये 4 दूत उन्होंने बार बार भेजा कि किसी भी तरीके से अकबर अधीनता पराधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन अकबर की पराधीनता महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं की और अकबर ने यह प्रपोजल भी भिजवाया, ये प्रस्ताव भिजवाया कि केवल महाराणा प्रताप एक बार दरबार में आए, एक बार सिर झुका ले, पूरे मेवाड़ के ऊपर, चित्तौड़ के ऊपर उसका शासन रहेगा, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। वह अपनी सेना रखे, वह कर वसूले, वह शासन को जैसा चलाना चाहता है वैसा चलाए, लेकिन मुझे सिर्फ इसको मुगल सल्तनत के नीचे लाना है, एक बार झुकाना है, केवल यह स्वीकार कर ले। मैं कोई मारपीट नहीं करूंगा, मैं कोई भी दमन नहीं करूंगा, अत्याचार नहीं करूंगा, कोई कर नहीं लूंगा, कोई लूटपाट नहीं करूंगा। लेकिन महाराणा प्रताप का यह संकल्प था कि ये राजपूती सिर है, ये भारतवर्ष के वैदिक धर्म का मस्तक है, ये कभी विदेशी आक्रांताओं के सामने, मुगलों के सामने झुकेगा नहीं। महाराणा प्रताप का खानदान एक ऐसा खानदान है जहां राणा सांगा से लेकर महाराणा उदय सिंह से लेकर राणा अकबर तक लगातार उन्होंने संघर्ष किया। महाराणा प्रताप के बारे में ये बात एक तथ्य है कि उन्होंने कोई भी युद्ध कभी भी वो हारे नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बारे में जब पढ़ाया जाता है तो ये बताया जाता है कि अकबर महान था, हम कहते हैं महाराणा प्रताप महान था, पुस्तकें कहती हैं कि अकबर महान था। तो ये निर्णय देश को करना पड़ेगा कि महान कौन था। महान निश्चित तौर पर महाराणा प्रताप थे। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में जो सैनिकों की रेशो थी वो एक के पीछे 12 सैनिक थे। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी को इसलिए चुना कि हल्दी घाटी में आप में से किसी का जाना हुआ हो, नहीं जाना हुआ हो तो आप जरूर जाएं। मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, ये राष्ट्रीय तीर्थ हैं। अंडमान जेल की बात करें, हल्दी घाटी की बात करें, झांसी की रानी के किले की बात करें, तो वहां पर वो एक संकरी घाटी है जिसमें दो जगह से 3 जगह से रास्ता है, पतला पतला रास्ता है, आसपास पहाड़ है, पहाड़ के बीच में खाइयां हैं और खाइयों के बीच में एक छोटा सा एक घाटी का मैदान है, घाटी के बीच में मैदान है जिसको हल्दी घाटी बोलते हैं। तो वो स्थान उन्होंने इसलिए चुना कि यहां पर हमारे सैनिक कम है, अकबर के सैनिक ज्यादा है, यहां पर यदि युद्ध होता है तो हम बहुत आसानी से अकबर की सेना को पराजित कर देंगे। वहां पर युद्ध हुआ। जो मुगल सैनिकों का हरावल दस्ता था, हरावल दस्ता माने जो प्रथम पंक्ति में सैनिक चलते हैं, आगे चलते हैं, उनके ऊपर महाराणा प्रताप ने योजना बनाई थी कि हम तलवारों से भी लड़ेंगे, तीरों से भी लड़ेंगे, कमान से भी लड़ेंगे और ऊपर जो सैनिक जा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर बैठकर, हमारे राजपूत सैनिक, उनके ऊपर पत्थर भी बरसाएंगे। तो पहला युद्ध में इतनी वीरता के साथ हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप के सैनिकों ने मुगल सैनिकों के हरावल दस्ते की कमर तोड़ दी और वो अकबर की सेना ऐसे पीछे भागी, वहां पर बसानी नाम की एक नदी है, 12 किलोमीटर दूर जाके रुकी। तो ये हल्दी घाटी के युद्ध का पहला झटका था। उसके बाद मुगल सेना को दोबारा इकट्ठा किया गया, राजपूत सैनिक दोबारा इकट्ठे हुए, दोबारा फिर युद्ध चला। तो महाराणा प्रताप ने, राजा मानसिंह है वो घोड़े के ऊपर, वो हाथी के ऊपर था, महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े के ऊपर थे और जो चेतक घोड़ा था वो वीरता में
वीरता में, अपने काम को करने में, अपनी स्वामी भक्ति में बहुत अद्वितीय था। तो उस चेतक के ऊपर चढ़कर महाराणा प्रताप ने चेतक ने दोनों पैर अपने हाथी के मस्तक पर टिकाए और मानसिंह के ऊपर महाराणा प्रताप ने अपने भाले से वार किया। संयोग देखिए कि मानसिंह हल्का सा नीचे झुक गया, पूरा हाथी का जो होदा है वो टूट गया। उस समय ये परंपरा होती थी कि जो हाथी होते थे, हाथियों के सूंड के साथ भी तलवार बांध देते थे। तो उस राजा मानसिंह के हाथी की सूंड की तलवार से महाराणा प्रताप के चेतक की जो अगली टांग है उसमें चोट लग गई। अब अगली टांग में चोट करने की, राजा मानसिंह दुश्मन देश का राजा, मुगलों की सेना है 70-80 हजार लोगों की, तो उसके बीच में था महाराणा प्रताप, उसके बीच में उसको मारने के लिए पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि एक बार मैंने यदि सेनापति को, मानसिंह को मार दिया तो युद्ध का निर्णय हो जाएगा, और महाराणा प्रताप बहुत वीर थे तो वो सैनिकों के बीच में घुस गए। अब आप बलिदान की गाथा देखिए। चेतक की अगली टांग पर चोट लग चुकी है, महाराणा प्रताप के चारों ओर मुगल सैनिक हैं और महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेरा हुआ है। महाराणा प्रताप गाजर मूली की तरह सारे सैनिकों को काट रहे हैं। तो उस समय जब ये देखा मुगल सैनिकों ने कि महाराणा प्रताप को घेर लिया है, हम 100, 200, 500, 1000, 2000 सैनिक मर भी जाएंगे तो लेकिन अंत में महाराणा प्रताप को हम घेर कर दबोच लेंगे, जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में दबोचा था। तो उसी समय मानसिंह झाला नाम का एक राजपूत सरदार था, उसने देखा कि अकबर वहां पर उलझ गए हैं, तो राजपूत मुगल सैनिक उनको मार रहे हैं, तो वो अपना घोड़ा दौड़ाते हुए मुगलों को काटते हुए उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपका जीवित रहना आवश्यक है, आप चेतक को लेकर निकलिए, मैं यहां पर आपकी जगह पर लड़ाई लड़ता हूं। और उस समय क्योंकि राजा की पिक्चर नहीं होती थी, कोई सोशल मीडिया नहीं होते थे, शक्ल नहीं जानते थे, छत्र के साथ, मुकुट के साथ पहचान करते थे। मानसिंह झाला ने महाराणा प्रताप का मुकुट अपने सिर के ऊपर रख लिया और खुद उनकी वेशभूषा लेकर, उनका केसरिया बाना लेकर खुद वहां पर लड़ाई लड़ने लगे। महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकाल दिया। आप बलिदान देखिए, मानसिंह झाला सुरक्षित स्थान पर है, वो अपने सरदार के, अपने नेतृत्वकर्ता, अपने राजा की जान बचाने के लिए वो उनके मुकुट को, उनके छत्र को अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। वो कहते हैं मुगल सैनिकों को मैं उलझाता हूं और आप सुरक्षित निकलिए, अपने सरदार को निकाल देते हैं। इतने तप, त्याग और बलिदान अपने देश में रहा है। इसके बाद जब हल्दी घाटी में ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में ये पढ़ाया जाता है कि अकबर विजयी हुआ। विजय अकबर की तब होती जब महाराणा प्रताप के ऊपर को या तो वो बंदी बनाते या वो मार डालते या उनको, महाराणा प्रताप को वो युद्ध के मैदान में किल करते, लेकिन ना तो महाराणा प्रताप को वो बंदी बना पाए, ना महाराणा प्रताप को वो मार सके। जितने महाराणा प्रताप के सैनिक थे सबने शहादत दी, लेकिन अकबर का उस क्षेत्र में से किसी भी क्षेत्र के ऊपर ना तो किसी दुर्ग के ऊपर अधिकार हुआ, ना कुछ और हुआ। तो महाराणा प्रताप इस प्रकार से हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा। महाराणा प्रताप ने जैसे ही महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ तो महाराणा प्रताप ने एक संकल्प लिया था कि मैं स्वाधीन हूं, स्वाधीन था और स्वाधीन ही रहूंगा। महाराणा प्रताप यदि चाहते तो केवल एक बार अकबर की गुलामी स्वीकार करके राजमहलों का सुख भोग सकते थे, सारा मेवाड़ उनके पास रहता, लेकिन उन्होंने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। उसके बदले में उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, उन्होंने राजमहलों को छोड़ा, पथरीली जमीन के ऊपर सोना स्वीकार किया, उन्होंने रेशमी वस्त्रों को छोड़ा, उसके स्थान पर सूती वस्त्र धारण करने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने सोने चांदी के बर्तन को छोड़कर हाथ के ऊपर रखकर खाना खाया। उन्होंने राजमहल के पक्की दीवारों को छोड़कर, राजमहल के सुखों को छोड़कर जंगलों की खाक छानी, केवल एक संकल्प कि मैं अपने देश को झुकने नहीं दूंगा, अपने देश को मिटने नहीं दूंगा। उस व्यक्ति का संकल्प देखिए कि सारे सुख को ठोकर मारकर केवल तपस्या के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, जिसने संघर्ष का रास्ता सुना हो। और वो जो संघर्ष है वो कोई 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का संघर्ष नहीं है। 10 साल तक लगातार अकबर संघर्ष करता रहा, महाराणा प्रताप संघर्ष करते रहे, अकबर बार बार सेना भेजता रहा। महाराणा प्रताप ने लड़ाई किससे लड़ी? भीलों के साथ, वनवासियों के साथ, आदिवासियों के साथ लड़ाई लड़ी। और हल्दी घाटी के बाद जब महाराणा प्रताप के पास सेना सारी खत्म हो गई थी तो उस समय भामाशाह नाम के एक व्यक्ति आए। उन्होंने महाराणा प्रताप को इतना दान दिया जिससे 25,000 सैनिकों की सेना 12 साल तक रखी जा सके। उस भामाशाह के दान के बल पर और अपनी वीरता के बल पर लगातार महाराणा प्रताप ने अकबर से लड़ाई लड़ी। अकबर 12 साल तक महाराणा प्रताप के पीछे लगा रहा और 12 साल बाद उसको हार माननी पड़ी कि मैं महाराणा प्रताप को हरा नहीं सकता। और महाराणा प्रताप ने
राणा उदय सिंह का नाम एक और बड़ी चीज के लिए लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी का नाम आपने सुना होगा, छत्रपति शिवाजी का नाम लिया जाता है गुरिल्ला युद्ध के लिए। महाराणा प्रताप ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले गुरिल्ला युद्ध की पद्धति को विकसित किया। महाराणा उदय सिंह खुद अपने जीवन में गुरिल्ला युद्ध की पद्धति को प्रयोग नहीं कर पाए। महाराणा प्रताप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध की पद्धति को प्रयोग किया। जब हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा, चेतक ने अपनी शहादत दे दी, सैनिक खत्म हो गए, दोबारा से सेना का निर्माण किया। छोटी सेना होती थी तो अकबर ने जो मेवाड़ के ऊपर अधिकार कर रखा था उसकी एक चौकी के ऊपर जाते और उस चौकी को विजयी कर लेते। इस प्रकार से करके अकबर की चौकियों को महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के 2 से 3 साल बाद लगभग 60 से 70% हिस्से के ऊपर दोबारा अधिकार कर लिया था। और 9 साल बाद तो जितना क्षेत्र महाराणा उदय सिंह के पास था वो सारे क्षेत्र के ऊपर महाराणा प्रताप ने पुनः अकबर से वापस ले लिया था और पूर्ण रूप से राजा बन गए थे। महाराणा प्रताप ऐसे राजा थे जो कभी युद्ध हारे नहीं, कभी जो झुके नहीं, कभी डिके नहीं। जगमाल जो महाराणा प्रताप का भाई था वो अकबर के पास गया तो अकबर ने उसको जहाजपुर भीलवाड़ा की जागीर उन्होंने दी जगमाल को। शक्ति सिंह नाम का एक और भाई था अकबर का, जिसको मुगलों ने महाराणा प्रताप का, जिसको अकबर ने अपने पास मिला लिया था, उसको भी महाराणा प्रताप ने वापस बुलाया ससम्मान और उसको वापस से अपने घर के अंदर एक भाई की तरह उसको रखा ताकि राजपूत राजाओं में फूट का संदेश ना जाए। महाराणा प्रताप ने एक और संकल्प लिया कि जब तक हम स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, हम किसी भी प्रकार से कोई रास रंग उत्सव का कार्यक्रम नहीं करेंगे। यह संकल्प महाराणा प्रताप का था। महाराणा प्रताप का अकबर के साथ एक संकल्प और था, क्योंकि अकबर ने उनके पिताजी के चित्तौड़गढ़ में 30,000 लोगों की नरशंस हत्या की थी। किले के ऊपर अधिकार करने के बाद जो मारकाट की थी, तो अकबर का एक संकल्प था कि मैं अपने पिताजी के राज में जो प्रजा के ऊपर अत्याचार हुआ उसका भी मैं बदला लूंगा। महाराणा प्रताप अपने आदर्शों के लिए लड़ते रहे। महाराणा प्रताप का सम्मान आज भी लोगों के जन जन में है। आज चाहे राजस्थान में आपने अभी एक घटनाक्रम सुना होगा जिसमें यह कहा गया, पहले वसुंधरा राजे की सरकार ने इतिहास की पुस्तकों को ठीक किया। ठीक कैसे किया कि वहां की पुस्तकों में पढ़ाया जाता था कि महाराणा प्रताप हार गए, अकबर विजयी हुआ। तो उन्होंने उसको ठीक करके ये दिखाया कि अकबर विदेशी था, मुगल आक्रमणकारी था और अकबर महान नहीं था, महान महाराणा प्रताप थे और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं थे, जो कि एक हिस्ट्री है। हारते तो अकबर वहां पर शासन करता ना, आज तक अकबर शासन नहीं कर पाया। और ये मेवाड़ का ही क्षेत्र था जिसने अकबर को दक्षिण में जाने से रोक कर रखा। उधर बीजापुर गोलकुंडा की जो रियासतें थी, जो क्षेत्र था, उन्होंने अकबर को उधर से घुसने नहीं दिया और इधर से महाराणा प्रताप ने घुसने नहीं दिया। तो दक्षिण पूर्ण रूप से अकबर से दूर रहा, दक्षिण बचा रहा और दक्षिण में भारतीय संस्कृति, हमारे वेद दर्शन उपनिषद भी बचे रहे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी अकबर ने 3 आक्रमण और किए, बार बार वो सेना भेजता रहा, लेकिन अकबर कभी भी सफल नहीं हो पाया। महाराणा प्रताप कम से कम, जब सारा राज्य भी उनका छीन गया था, तो कम से कम 700 वर्ग किलोमीटर, आज की भाषा में हम कहें तो अगर हिंदुस्तान में हम 530 रियासतें माने तो 1 से 2 जिलों के बराबर राजा वो हर समय रहे। अकबर कभी भी उनको पूर्ण रूप से पराजित नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं उनका राज्य जरूर रहा। पुस्तकों में महाराणा प्रताप का तिरस्कार किया जाता है, अकबर को पुरस्कृत किया जाता है। अकबर कितना महान था इसका अंदाजा लगा लीजिए। केवल 5 फीट 3 इंच उसकी हाइट थी, रंग काला था, होठ के ऊपर एक मस्सा था, जो चलता था तो उसका कंधा एक और झुका रहता था, जो चलता था तो एक पैर से लंगड़ा कर चलता था, जिसके शरीर से बदबू आती रहती थी, रंग काला था। उसको हमारे इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में, अब टीवी सीरियल्स में कैसे दिखाया जाता है कि सबसे सुंदर यदि कोई था तो वो अकबर था। ये महिमा मंडन है विदेशी आक्रमणकारियों का। अकबर कोई महान नहीं था। बाबर की मृत्यु हो गई थी तो अकबर उस समय 6-7 साल का था। कलानौर में, हरियाणा के कलानौर में उसका राज्याभिषेक हुआ। तो उस समय का जो पंजाब था, उस समय पंजाब बोलते थे, आज वो हरियाणा का क्षेत्र है। कलानौर रोहतक का एक जिला है, रोहतक की एक तहसील है। तो वहां पर उसका राज्याभिषेक हुआ। उस समय अकबर 6-7 साल का था जब बैरम खां, अकबर और हेमू चंद्र कलानी की लड़ाई हुई। तो बैरम खां ने पूरे अकबर को स्थापित किया और स्थापित होने के बाद अकबर की महानता देखिए, उसने सबसे पहले बैरम खां की हत्या करवाई। वो जिसने उंगली पकड़कर चलाया, जिसने अपना सब कुछ अकबर के लिए कुर्बान कर दिया, अकबर को जिसने राजकाज चलाना सिखाया, उसको भी अकबर ने मरवा दिया। ये अकबर की महानता थी।
महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम है जिसके अंदर प्रताप भी है और जिसके अंदर शेर सिंह भी है, शेर जैसी ताकत भी है। राजपूताना में, राजस्थान में जितने भी राजा हुए हैं उन सबको राणा कहा जाता है। केवल महाराणा प्रताप ऐसे हैं जिनको महाराणा कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि वो कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं, अपनी राजपूतानी शान के लिए कभी भी वो झुके नहीं। महाराणा प्रताप के नेतृत्व की क्वालिटी कैसी थी इसका अंदाजा आप लगाइए कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हो चुका, महाराणा प्रताप पहाड़ों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। अकबर का राज चित्तौड़गढ़ पर था, चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र पर तो वो राज करते थे। राज करके वहां पर जो फसलें होती थी उससे वो लगान लेते थे, उससे कर वसूलते थे। तो महाराणा प्रताप हार चुके। महाराणा प्रताप एक तरीके से महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे और वो अकबर विजयी क्षेत्र का व्यक्ति था, विजयी राजा था। अकबर के क्षेत्र में विजय करने के बाद महाराणा प्रताप ने एक बार जनता को आह्वान किया कि आप चित्तौड़ छोड़ दो। त्याग, तप और बलिदान देखिए वहां की जनता का कि उन्होंने अकबर के आह्वान के ऊपर चित्तौड़ छोड़ दिया, अपने खेत छोड़ दिए, अपने घर छोड़ दिए और चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा प्रताप के साथ रहने के लिए पहाड़ों पर आ गए, पर्वत पर आ गए। और अकबर ने जो अपने अधीन किया हुआ था, जब देखा कि यहां पर तो कोई खेती नहीं करता, कुएं सब सूख चुके हैं, अन्न उत्पादन हो नहीं रहा, ना तो पशु बचे हैं ना आदमी बचे हैं, तो अकबर झुंझला कर रह गया। तो नेतृत्व की ताकत क्या होती है, चरित्र की ताकत क्या होती है, इसको यदि देखना है तो हम महाराणा प्रताप का जीवन देखें। पूरे विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां किसी जंगल में रहने वाले, किसी पीछे हटने वाले किसी राजा के साथ विजयी क्षेत्र की जनता गई हो। ये ऐसा उदाहरण केवल पूरे विश्व में महाराणा प्रताप का है। महाराणा प्रताप ने जिन राजपूतों ने अपनी बहन बेटियों को महाराणा अकबर को दिया था कि अकबर के साथ हम संधि कर लेंगे, तो उन सब का सामाजिक बहिष्कार करवाया। महाराणा प्रताप ने सारे राजपूताना को एक किया और एक करके ये प्रस्ताव पारित करवाया कि वो लोग जिन्होंने अकबर को अपनी बहू बेटी दी है वो उनके साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे। और आज भी राजपूताना में जो शाही परिवार हैं वो खानदान चेक करते हैं 10 पीढ़ियों का। ऐसे राजपूत परिवार जिन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता उस समय अकबर को दी थी, उन परिवारों के अंदर आज भी जो खानदानी राजपूत परिवार हैं वो अपने परिवार का रिश्ता जोड़ते नहीं है। 57 वर्ष की आयु में 1597 में महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली। और महाराणा प्रताप ने जब अंतिम सांस ली तो महाराणा प्रताप को एक दुख था कि जो मेरा बेटा राणा अमर सिंह है इसके अंदर वो गुण नहीं है, ये जंगल के अंदर मेरे साथ तो रहा है लेकिन मेरे बिना कितना संघर्ष कर पाएगा। तो मरते हुए उन्होंने अपने सारे सरदारों को और अपने बेटों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन भर कभी भी सुख को, राजकाज को, राजमहलों को, सोने चांदी को, सुविधाओं को कभी भी अपने जीवन में वरीयता नहीं दी है। ये जो मेरा बेटा है इसके ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। तो बेटे से मरते हुए संकल्प लिया कि जीवन में कभी अकबर के सामने या विदेशी आक्रांताओं के सामने सिर नहीं झुकाऊंगे। और अपने सामंतों और राजपूतों सरदारों से भी कहा कि यदि ये धर्म के मार्ग पर चले, आदर्श के मार्ग पर चले तो ये मेरा बेटा है। जिस दिन ये आदर्श के मार्ग पर नहीं चले तो आप इसको समझाना, इसके साथ बातचीत करना। महाराणा प्रताप के अंदर एक और विशेषता थी कि जब वो बचपन में भीलों के साथ रहते थे तो भीलों ने महाराणा प्रताप का, जो अकबर के समय में जो बहुत से लेखक हैं, अब्दुल फजल, बदायनी, उन सब ने जो अकबर का, मुगलों का इतिहास लिखा है उसमें महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है राणा कीका। कीका क्या है? ये जो एक शब्द है इसको हम समझ लेंगे तो महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व को समझ जाएंगे। भील जो जाति है राजस्थान की, अभी भी गाड़िया, लोहार, भील, वहां पर जब उनका कोई छोटा बेटा होता है तो वो छोटे बेटे को प्यार से कीका कहते हैं। छोटा भाई होता है, छोटा भी बेटा होता है। आपने एक शब्द सुना होगा काका, पंजाबी में काका, छोटे बेटे को, जो प्यारा बेटा होता है उसको काका कहते हैं। तो महाराणा प्रताप को जितने आदिवासी, वनवासी, भील थे वो कीका कहते थे, मतलब हमारा प्यारा बेटा, हमारा प्यारा भाई, हमारा प्यारा साथ में परिवारजन। तो भीलों के साथ संबंध जोड़कर, और जो वहां उस समय समकालीन की हम बात करें तो पूरे लोगों में महाराणा प्रताप के नाम से कम प्रसिद्ध थे, कीका के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध थे। और यही मुझे लगता है कि अकबर के साथ संघर्ष करते करते महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो मुगलों के साथ संघर्ष करते हुए एक आदिवासी को, एक वनवासी को, भीलों को अपने साथ जोड़ पाए। भीलों ने, गाड़िया, लोहारों ने, जो राजस्थान में लोहे का काम करते हैं, जब अकबर के साथ संघर्ष हुआ, हथियार जब खत्म हो गए तो महाराणा प्रताप के लिए संकल्प लिया कि जहां आप रहेंगे वहीं पर हम आपके साथ चलेंगे। लड़ाई लड़ने के लिए तीर की, तलवार की, हथियारों की कमी ना रहे, इसके लिए हम अपने साथ अपना सारा सामान
गाड़ी के ऊपर रखेंगे। आज भी गाड़ियां लोहार नाम की आप जाति देखते हैं, वो वही हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ संकल्प लिया था कि हम अपने घर में जब तक नहीं जाएंगे तब तक महाराणा प्रताप का संघर्ष चलेगा। अब भ्रांति क्या फैलाई जाती है, जो वामपंथी इतिहासकार हैं, डॉक्टर जीएन शर्मा नाम का एक इतिहासकार है, वो कहता है कि प्रताप नहीं अकबर महान था। वो महाराणा प्रताप को कहते हैं कि महाराणा प्रताप एक भटका हुआ देशभक्त था। और लोग क्या दिखाते हैं कि जो महाराणा प्रताप की और अकबर की लड़ाई थी वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। महाराणा प्रताप और अकबर का जो संघर्ष था वो केवल अपने राज्य को बचाने के लिए थे, ऐसा षड्यंत्र फैलाया जाता है। आज आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो बीबीसी हिंदी नाम का एक पोर्टल है, उसको आप देख लीजिए। उसके जितने आर्टिकल हैं सब अकबर को महान सिद्ध करना और महाराणा प्रताप को छोटा सिद्ध करना है। युद्ध की आवाज के नाम से एक पोर्टल है, उसने कुछ आज आर्टिकल लिखे हैं। तो वो आर्टिकल क्या लिखेंगे, ऐसी जयंती आती है तो वो सारी चीजों के ऊपर सवाल खड़े कर देंगे। जैसे महाराणा प्रताप के ऊपर सवाल खड़ा करना है तो लिख दिया कि महाराणा प्रताप एक भटका हुआ देशभक्त था, महाराणा प्रताप महान नहीं थे, अकबर महान थे, महाराणा प्रताप राष्ट्रीय एकता में बाधक थे। ये डॉक्टर जीएन शर्मा नाम का एक लेखक है, जो वामपंथी लेखक है, वो कहता है अकबर मुगल था, मुसलमान था, विदेशी था, और अकबर हिंदुओं को क्रूरता से दबाकर गुलाम बनाना चाहता था। अकबर ने कभी भी किसी अपने ऊंचे ओहदे पर किसी भारतीय व्यक्ति को नियुक्त किया, विदेशी मुस्लिमों को ही उसने नियुक्त किया। अकबर के पिताजी बाबर भारत को अच्छा देश नहीं मानते थे। अकबर के पिताजी बाबर और बाबर का पिताजी हुमायूं वो भारत को हीन देश मानते थे और भारत को केवल एक स्थान मानते थे कि हमें लूटमार करनी है, यहां से सोना चांदी लेना है और सोना चांदी लेकर अपने देश में अच्छे से राज करना है, यहां से हमें केवल लूट करनी है। तो अकबर कभी भी भारत के लिए महान नहीं रहा। अकबर सम्राट तो कभी भी नहीं रहा। सम्राट के जो गुण होते हैं, राजा के जो गुण होते हैं, उसमें एक भी गुण राजा का नहीं था। अकबर के जो हरम बोलते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा हरामजादा बोलते हैं। ये हरामजादा शब्द कहां से आया? ये जो मुगल शासक हैं, हिंदू राजाओं की कई पत्नियां होती थी, जो राजा होते थे उनकी 1 2 3 4 5 तक पत्नियां होती थी, तो लेकिन वो पत्नी बनाते थे, वो किसी को रखेल के रूप में नहीं रखते थे, वो हरम नहीं बनाते थे। तो ये हिंदू परंपरा में कभी नहीं था। किसी महिला के साथ यदि संपर्क करना होता था तो उसको वैधानिक रूप से पत्नी का दर्जा देते थे, रानी का दर्जा देते थे। उसमें से एक महारानी होती थी, बाकी सब रानियां होती थी। लेकिन वो वैधानिक तरीके से, वैध तरीके से, धार्मिक तरीके से उनको सम्मानजनक रूप से रखा जाता था। अकबर ने अपना हरम बनाया हुआ था। उस हरम में 30,000 तक हिंदू लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को वो रखता था। उसको हम महान कैसे कह सकते हैं? हरामजादा ये जो शब्द है, हरम में, जब अकबर के हरम में, मुगल बादशाहों के हरम में, मुगल सेनापतियों के हरम में जो लेडीज रहती थी, उनसे जो संतान उत्पन्न होती थी उनको हरामजादा कहा जाता था, और जो वैद रानी से उत्पन्न होती थी उसको शहजादा कहा जाता था। तो ये जो हरामजादा शब्द है ये वहीं से आया है। इस हरामजादे शब्द को हमें कभी भी अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों के बीच में कभी भी हमें प्रयोग नहीं करना, इसका हमें ध्यान रखना है। अकबर ने राजपूत राजकुमारियों को विवाह के नाम पर उनको अपने हरम में रखा। हिंदू मंदिरों को, हजारों हिंदू मंदिरों को उन्होंने तोड़ा। मीना बाजार वो लगाते थे। मीना बाजार केवल इसलिए लगाते थे ताकि अच्छी हिंदू लड़कियां वहां पर आएं और उनमें से वो सेलेक्ट करके उनके साथ अपनी वासना की पूर्ति करें। वो इबादत खाना बनाते थे और हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर उन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया। उनकी योजना ये थी कि दीन इलाही धर्म चलाकर मैं खुद को पैगंबर घोषित कर दूं, एक नया धर्म चलाऊं ताकि मुझे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। महाराणा प्रताप एक बार भी पराजित नहीं हुए। महाराणा प्रताप के आदर्श, उनके जीवन की बात करें, उनके नेतृत्व की बात करें तो अकबर और महाराणा प्रताप का जब कंपैरिजन करते हैं तो गुणों में कभी भी हम अकबर और महाराणा प्रताप का कंपैरिजन कर नहीं सकते। तो ये आज महाराणा प्रताप की जयंती है। उस महाराणा प्रताप की जयंती पर हम सम्राट अकबर के लगातार, जिन्होंने सम्राट अकबर को सशक्त दी, मैं तो कहूँगा सम्राट अकबर को जिन्होंने हराया, उस महाराणा प्रताप को स्मरण करते हैं, उसको नमन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। ऐसे महाराणा प्रताप हमारे देश में हुए हैं और हमारे रगों में निश्चित तौर पर महाराणा प्रताप का खून दौरा करता है। आज हमें बताने की आवश्यकता है, हमारे गौरवशाली इतिहास को हम लोगों को बता सकें कि महाराणा प्रताप कितने महान थे।